यूके की चलेंगे। ट्रिप। यू वो तो मेरा नेक्स्ट वो क्वेश्चन ये है कि यूके की ट्रिप ही रही वो इसी कैसे जाना जो हुआ यूके, कंपनी ने कैसे चूज़ किया? एक मैं भी मुंबई गया था, हमारा हेड ऑफिस मुंबई में है, तो काफ़ी अच्छा रहता है कि जब आप ऑफिस के एक्सपेंस से जाते हो मैं पूरे अपनी टीम के साथ, तो कैसा वो एक्सपीरियंस मुझे आपसे जानना है कि आप जब यूके गए, कितने दिन का ट्रिप था, क्या क्या वहाँ पे हुआ, और कैसे ये सब कुछ प्लान होता है, क्या पर्पस था जाने का? सिर्फ ट्रैवलिंग पर्पस था या फिर मीटिंग पर्पस भी था? थोड़ा उसके बारे में। 9+, सो अगर मैं पूछूं कि 9+ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूजिंग डॉट नेट टेक्नोलॉजी, अभी आप कितना अर्न कर ले लो? मतलब अ, पैकेज कितना बेसिकली, क्योंकि वही जैसे मैंने पहले ही बोला कि डॉट नेट को आउटडेटेड, तो ये भी एक मोटिवेशन रहेगा कि इफ़ समवन इज स्टार्टिंग देयर करियर यूजिंग डॉट नेट, सो कितना जा सकते हैं वो? तो अ, आप अभी कितना अर्न कर रहे हो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर? हम लोग सिर्फ लैंग्वेजेस की बात करते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड की बात करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेजेस, फ्रंट एंड बैक एंड, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हम लोगों को करनी होती है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन, एक एपीआई को पे कलेक्शंस बना, हमको बहुत सारी चीज़ें नोट भी करनी होती है फ्यूचर प्लानिंग के लिए, या फिर करंट पे जो हम फीचर डेवलप कर रहे हैं उसके लिए। क्लाउड होता है, डिप्लॉयमेंट चेक करनी होती है, लाइक आप एज़्योर पे चेक कर रहे हो, हम लोग एडब्ल्यूएस पे करते हैं। तो एज ए कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्या क्या टेक्नोलॉजीज और क्या क्या टूल्स एम्प्लॉय को आने चाहिए, या फिर एक स्टूडेंट को, या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आने चाहिए, फ्रॉम हिज डे टू डे लाइफ टू बेसिकली एंड हिज डे और हिज मंथ? वो क्या टूल्स होने चाहिए, लाइक बैक एंड, फ्रंट एंड, फिर डॉक्यूमेंटेशन हो गई, फिर क्लाउड हो गई? क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज पे तो हम काम करते ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज इन चीज़ों जाता है, गुजरता है। हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं पॉडकास्ट पर आशीष सर, जो कि मेरे मेंटोर भी हैं और मेरी लाइफ के फर्स्ट कोडिंग टीचर हैं, जो कि हमारे होम टाउन में पहले कोडिंग टीचर थे और आज एक यूके बेस्ड कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। स्टार्ट करते हैं उनके एक इंट्रो से। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। हाय शोएब, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप कैसे हो सर? आप सर थोड़ा सा आप एक अपना बैकग्राउंड। ओके शायद तो अभी मैं वर्क कर रहा हूँ साउथ स्टैफोर्डशायर पीएलसी, जो एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली हम डील करते हैं वाटर सर्विसेज में, वाटर एंड यूटिलिटी सर्विसेज में। मेरा काम है वहाँ पे जितने भी हमारे इन हाउस एप्लीकेशंस हैं उनको साउथ स्टैफोर्डशायर में। उससे पहले मैं काम कर चुका हूँ इबिक्स, जो अभी इबिक्स कैश के नाम से नॉन है। और उसके अलावा मैंने काम किया है एन आई आई टी में, अभी को फोर्ज। उसके साथ मैंने काम किया है एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एसएसपी, जो कि इंश्योरेंस डोमेन पे काम। और अब सर्विस एंड यूटिलिटी डोमेन। माय करियर में डॉट नेट पे ही काम कर रहा हूँ मोस्टली, बैकएंड वेब एपीआईज एंड वेब सर्विसेज। बट अगर कभी की ज़रूरत पड़ती है टीम के साथ तो फ्रंट एंड पे काम करते हैं। वी आर डिज़ाइनिंग सम एप्लीकेशन नाउ फॉर फ्रंट एंड नाउ डेज, तो अभी उस चीज़ पे प्लान चल रहा सर थोड़ा सा इनिशियली स्टेज के बारे में भी तो बताओ, जो आपने जो स्टार्ट किया अपना करियर एज ए कोडिंग टीचर किया, सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर करियर एज ए कोडिंग टीचर? है। सो कोडिंग का कॉलेज टाइम से स्टार्ट हो गया। इनिशियली मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। अ, पढ़ाई सिर्फ मैं इतना करता था कि पास हो जाऊं, बट जब कोडिंग करना शुरू किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इंटरेस्ट आना शुरू हुआ प्रोग्रामिंग में। उसके बाद मैंने सहारनपुर से मैं जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तो कुछ जॉब्स, और जॉब्स की हैं मैंने, जिसमें मेरे को लगा कि नहीं, इसमें कुछ करियर नहीं है। तो मैंने स्टार्ट किया कि जो चीज़ मेरे को आती है मैं उसे ही कंटिन्यू करूं, ताकि अगर पढ़ाता रहूँगा तो जो मेरे पास नॉलेज है मैं दूसरे के साथ शेयर करूँगा, और सामने जब स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो मेरी भी कुछ नॉलेज है। तो उसके लिए मैंने सहारनपुर में आईआईसीटीसी में, तो वहाँ पर तुम जैसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट मिलते रहे जो अच्छे क्वेश्चंस लेके आते थे, और मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता रहा। अराउंड 2.5 साल आईआईसीटीसी में पढ़ाया। उसी बीच मैं आईआईसीटीसी में पढ़ा रहा था तो सीडीएस की, फॉर्चुनेटली सीडीएस में सिलेक्शन, मेरे लास्ट अटैम्प्ट, जब सीडीएस का लास्ट अटैम्प्ट था, बाद ही मेरे एक दोस्त का कॉल आया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, एबिक्स में, फ्रेशर के लिए हायरिंग है, डॉट नेट पे हायरिंग है। मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, और क्योंकि पढ़ाने की वजह से बेसिक्स क्लियर थे तो वहाँ पे इजीली मेरा सिलेक्शन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि एज ए कोडिंग टीचर, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो, आपको कितना हेल्प किया जब आप पढ़ाते थे? जैसे आपने अभी बताया कि जो बेसिक्स थे वो क्लियर थे, तो क्या सच में वो आपको हेल्प किया? और
थोड़ा उसके बारे में कि आपने फिर ट्रांजिशन कैसे अप्लाई किया, क्या इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, कितना डिफिकल्ट था? तो क्योंकि मैं 2.5 साल से कंटिन्यू प्रोग्रामिंग में ही था, बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा था। इंटरव्यू प्रोसेस इतना टफ, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि पढ़ाने से मेरे को जो कंसेप्ट क्लियर हुई, क्योंकि जब तक मैं पढ़ता था तब तक मेरे को चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें पता थी। प्रोग्रामिंग में हमें सबसे पहले पढ़ना होता है oops। तो मेरे को सिर्फ oops इतना पता होता था जब तक मैं पढ़ रहा था कि मेरे को एग्ज़ाम क्लियर। लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उसके और डिटेल्स में जा के जब तक आप किसी को रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन वो चीज़ काम कैसे करती है सामने वाले के लिए तो मैंने ऐसे ही शुरू किया। कोशिश करता था कि अगर कोई पढ़ने के लिए आ रहा है तो उसके कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो, उसको समझ में आए। अगर किसी को समझ में आता है तो हमारा काम तभी पूरा होता है। जब तक स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर नहीं होंगे हमारा काम पूरा नहीं होता। तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए खुद भी पढ़ना पड़ता था। उस सारी चीज़ ने मेरे को हेल्प किया करियर को। इससे पहले मैं शाउट आउट भी देना चाहूँगा कि एक मेरे मेंटर रहे हैं कॉलेज में, संदीप सर। उनके साथ मैंने डॉटनेट एप्लीकेशंस पे काम किया था, जो हम सहारनपुर में कुछ लोकल स्कूल्स हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करते थे, तो मैंने उस पर काम किया था। तो कुछ एक्सपोजर मेरा वहाँ से था। और बाकी जो मेरे कंसेप्ट क्लियर करने का जितना भी क्रेडिट है वो सारा टीचिंग को। तो जितने भी मेरे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हुए हैं वो सारे टीचिंग करने। बट यहाँ पे सर मैं एक कन्फ्यूज़न मेरे माइंड में भी, आप सी लैंग्वेज पढ़ाते थे, C++, आपने डॉट नेट ही क्यों चुना? डॉट नेट को माना जाता है कि एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। आज अगर किसी को बोलें कि डॉट नेट पढ़ लो, डॉट नेट में अपना करो, तो वो थोड़ा सा एक सेल्फ डाउट में आ जाएगा कि डॉट नेट में तो आपने सी क्यों नहीं चूज़ की, जावा, पाइथन, आपने डॉट नेट ही क्यों चूज़? तो जब मैं ICTC में पढ़ा रहा था, मोस्टली स्टूडेंट मेरे पास C++ और जावा के रहते, क्योंकि जावा का मैं बेसिक्स कराता मैंने था। भी सी ही पढ़ी थी आपसे। हाँ, तो मैं यस। कोर जावा कराने मैं उसके बाद जो भी सजेस्ट स्टूडेंट होते थे उन्हें सजेस्ट करता था कि नोएडा जाके किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, क्योंकि जो एक एक्सपोजर आपको बड़े इंस्टीट्यूट में मिलेगा अब वो सहारनपुर में आपको नहीं मिल पाएगा। तो मेरा ये था कि कोर जब आप अपने बेसिक्स अपने होम टाउन में क्लियर करो। जब एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं तो आप फिर तैयार हो बड़ी फाइट लड़ने के लिए। फिर आप आगे जाके अच्छे से तैयारी करो। तो डॉट नेट का मेरा ये था कि जैसा मैंने बताया संदीप सर के साथ जिस एप्लीकेशन पे मैंने काम किया वो डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशन थी। तो डॉट नेट का थोड़ा एक्सपोजर मेरा वहाँ पे था। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी तो उसमें भी जॉब रोल। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.0 था। और उसके बाद फिर डॉट नेट कोर डेवलप हुआ। डॉट नेट कोर डेवलप होने के बाद अब डॉट नेट 9 पे हम लोग अभी अपनी अपकमिंग एप्लीकेशंस को प्लेटफॉर्म पे ले जाने की। तो ऐसा नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी आउट ऑफ मार्केट होगी। मैं बात करूं अभी करंट सिनेरियो में तो दो चीज़ होती हैं, एक होती है टेक्नोलॉजी, एक होता है आपके टूल्स। टूल्स आपके जल्दी से चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो आपकी लॉन्ग रनिंग के। अगर आप देखो कि जावा और डॉट नेट दो ऐसी कोर टेक्नोलॉजी हैं जिसमें बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस डिज़ाइन हुई हैं। जो इंश्योरेंस की एप्लीकेशंस हैं या बैंकिंग सेक्टर में जो एप्लीकेशंस हैं उनके जो बैक ऑफिस एप्लीकेशंस बनी हुई हैं वो जावा या डॉट नेट में ही। तो इतनी बड़ी एप्लीकेशंस को आप एकदम से आउट ऑफ मार्केट नहीं। यस। तो जो न्यू प्रोजेक्ट बन रहे हैं मार्केट में वो डॉट नेट को यूज़ करके बनाए जा रहे हैं, या अभी जो हाँ, पुराने ही बने हुए हैं उन्हीं को मेंटेनेंस? मोस्ट ऑफ द जो एप्लीकेशंस हैं वो मेंटेनेंस पे यूज़ हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नए प्रोजेक्ट डॉट नेट में नहीं बन रहे। अभी डॉट नेट कोर आने के बाद ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बन गया। पहले डॉट नेट के साथ इशू रहता था कि ये सिर्फ विंडोज़ तक सीमित था, लेकिन डॉट नेट कोर आने के बाद जैसे ये क्रॉस प्लेटफॉर्म हुआ है तो चीज़ें लोगों के लिए ईजी होती जा रही है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट है तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहता ओके सर, एज ए कोडिंग टीचर एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि आपने इतनी सारी लैंग्वेजेस पढ़ा, डीप नॉलेज है सारी लैंग्वेजेस की, तो आपको इस पे क्या कहना चाहोगे कि अगर कोई एक लैंग्वेज मास्टर कर लेता है तो उसको दूसरी लैंग्वेजेस सीखने में कितना टाइम लगता है? क्योंकि सिंटेक्स चेंज हो जाता है, लॉजिक सेम ही रहता है, तो उस पे आपका क्या व्यू है? तो इस पे मेरा व्यू यही है कि अगर आपके लॉजिक आपके एल्गोरिथम सच, आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे वो आपका DSA बेस्ड टेस्ट लेते हैं। अगर आप करेक्ट। अपना डेटा स्ट्रक्चर अच्छा हो किसी भी लैंग्वेज में, अगर आपको लॉजिक बनाने आते हैं तो सिर्फ आपको सिंटेक्स समझना है। और वो सिंटेक्स आप 1 महीने के अंदर अंदर समझ के किसी भी लैंग्वेज में इजीली। डिपेंड करता है कि आपके लॉजिक अच्छे होने चाहिए,
कितनी अच्छी लॉजिक बिल्डिंग करते हैं, कितना अच्छा आपका डेटा स्ट्रक्चर है, इजीली आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझती है। बाकी लैंग्वेज इज़ अ टूल जो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मूव कर सकते हैं। और उसके बाद अभी एआई अगर आ गया है। यस, तो उस पे तो भी आएंगे। अभी एआई आ गया है, तो आप इजीली अगर आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे तो आपके लिए वो कोड यस यस, उस पे भी आएंगे सर, एआई पे भी आएंगे। अभी अगर कोई सपोज, लेट सपोज कोई अभी स्कूल में है या फिर अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है और वो कोडिंग, इट डजेंट मैटर कि वो आईटी फील्ड में ही किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, कोडिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। तो अगर आपको से कोई एडवाइस ले कि मुझे कोडिंग अब सीखनी है, तो वो स्टार्ट कहाँ से करे? फर्स्ट लैंग्वेज क्या उसका रोड मैप, उसके आप क्या एडवाइस दोगे उसको? ओके। अगर आप लैंग्वेज को, मेरा तो कहना है कि आप लैंग्वेज की एक बुक आती है यशवंत कानितकर जी की, लेटेस्ट सी, जो हमें दी गई। के लास्ट के दिए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप वो जरूर कर लो, क्योंकि उसके क्वेश्चन उसमें हर चैप्टर के बाद इतने अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपका लॉजिक बिल्ड अभी के करंट सिनेरियो में पाइथन इज गुड फॉर न्यू कॉमर्स। ओके, तो सर अभी आपके टीचिंग करियर से थोड़ा कोडिंग करियर के साइड पे आते हैं। अभी आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी आपका डे टू डे टास्क क्या रहता है? कैसी आपकी लाइफ है अभी करंट कंपनी में? कितना टाइम हो गया आप? इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को 5 साल हो गए हैं अभी सितंबर में। जब ऑर्गेनाइजेशन मैंने ज्वाइन की थी तब हम एक प्रोजेक्ट माइग्रेट कर रहे थे, कंपनी का नाम क्या है सर? साउथ स्टैफोर्डशायर। सॉफ्ट तो साउथ स्टैफोर्डशायर पीएलसी साउथ स्टैफर्ड शायर। शायर। यस। तो अभी इंडिया में इसको एको इंडिया मैनेज सर्विसेज के नाम से नोन है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यूके में, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो इंडिया में जो हमारा सब कुछ मेंटेन करता है वो एको इंडिया मैनेज सर्विसेज यूज़ करता है। बट मेरा जो एक्चुअल प्रोफाइल है वो साउथ स्टैफोर्डशायर। ओके, कंपनी करती क्या है? कंपनी बेसिकली आप ये मान लो कि अगर मैं बताऊँ तो हमारा, हम जल निगम के वाटर सर्विसेज। ओके ओके। तो उसमें फिर हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो जाते हैं, जैसे जो एको है, एको बेसिकली सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कराता है, जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है। बिलिंग वी गोट अ प्रोजेक्ट जिसमें हमें माइग्रेशन करना। हमारा एको का बिलिंग एप्लीकेशन थी वो प्रोग्रेस फॉर जी पे था, जिसको इन्होंने अपडेट किया है अभी सेल्स फोर्स। तो सेल्स फोर्स में ट्रांसफ़र करने कस्टमर पोर्टल था, उस पर अपनी वेब सर्विसेज, उसके लिए हमने उसको एपीआई इंटीग्रेट करना। और उसके बाद जो हमारा कस्टमर पोर्टल है, वो इनिशियल प्रोजेक्ट मेरा जो बहुत रेयर यूज़ होती है। तो अभी उसी प्लान में हमारे जो सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं वो रोड प्लान कर रहे हैं कि कि हम अपनी एप्लीकेशंस को कैसे कैसे फर्दर मूव। ओके सर, बहुत एक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, माइग्रेट माइग्रेट माइग्रेट। मैं एक क्वेश्चन ये है कि एक 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 प्रोजेक्ट को ज़ीरो से बिल्ड करना और एक प्रोजेक्ट को माइग्रेट करना, क्या डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में? आपको देखना पड़ता है कि आपके पास क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। यानी आपको पूरा प्लान करना पड़ता है फ्रॉम ज़ीरो। बट माइग्रेट में हमारे पास रहता है कि हमारे पास जो हमें पता है कि हमारी एप्लीकेशन क्या काम करती है, हमारे उसमें पुराने चैलेंजेस क्या थे। तो उसमें हमारे टेक्नोलॉजी सम टाइम माइग्रेट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि यूज़र को पहले से एक प्लेटफॉर्म पे काम करने का एक्सपीरियंस है। जब वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता है तो मैं कहूँगा कि माइग्रेशन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अभी भी माइग्रेशन कर रही है। लाइक बहुत सारी जो टूल्स हैं वो हमारे पुरानी टेक्नोलॉजी पे बन, उन पुरानी टेक्नोलॉजी को हम छोड़ के धीरे 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 नए टूल्स पे मूव। आप भी देखते होंगे कि आपके पास एप्लीकेशन पे नए अपडेट्स आते हैं। कई बार अपडेट्स ऐसे मेजर अपडेट होते हैं जो पूरा एप्लीकेशन का सारा काम इंटरफेस ही बदल इसलिए देते बदलता हैं। यस। तो नई एप्लीकेशन इज समथिंग कि आप नया घर बना रहे हो, आपको स्टार्ट से सब कुछ करना है। और माइग्रेशन में कि आपको पता है कि आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंजेस करनी है, कि आप उसका जो लॉजिक्स आपके बने। इसमें आपको क्या लगता है हार्ड क्या रहता है, ज़ीरो से बिल्ड करना या फिर माइग्रेट करना? डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। डिफ़िकल्टीज़ किस में आती डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट के। कुछ प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें माइग्रेट करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। लाइक अगर आप पहले मैं इंश्योरेंस डोमेन में था, और या फिर अगर कोई बैंकिंग डोमेन का प्रोजेक्ट है तो उसको माइग्रेट करना कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट है नया प्रोजेक्ट बना, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे चीज़ें चेंज करनी है। तो चैलेंजेस माइग्रेट करने में। ओके सर, लाइक जैसे हमने अभी बात की, जब आप टीचर थे तो आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पढ़ाते थे और आपको सब बेसिक क्लियर थे। बट नाउ यू आर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
और अभी आप सिर्फ डॉट नेट पे, बट अभी आप अपने आप को कैसे अप टू डेट रखते हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज से, लाइक डिफरेंट डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस? Best way, YouTube and some trainings provided by organizations कि you are working on a podcast, different टाइप के लोग सुनने को मिलते हैं, तो उससे एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है चीज़ें समझने में। बस ये कि क्या चल रहा है वो थोड़ा अगर मार्केट में टिके रहना तो न्यूज़ देख। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूल्स एआई के साथ तो बहुत सारे, एआई का अभी लाइक बहुत भयंकर बज़वर्ड बना रखा है एआई को। तो मेरे को लगता है कि अभी जो हमारे पास अभी जो चीज़ें अवेलेबल हैं उस जितना अच्छा प्रॉम्प्ट करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ अ गुड थिंग नाउडेज। हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड रहता है कि हम कितना अच्छा प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। अभी मेरे को उसमें लगता है कि और एक्सप्लोर करना मेरे को बचा है, क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा इसको यूज़ किया नहीं है। कौन सा एआई टूल आप यूज़ करते हो इस हेल्प के लिए? अभी तो बेसिकली हम को पायलट यूज़ करते हैं क्लोज्ड एनवायरनमेंट गिटहब कोपायलट। ओके। भी। लाइक जैसे मैंने बताया कि अभी हम अपने कुछ एप्लीकेशंस को माइग्रेट कर, अभी हम रोड मैप बना रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट्स में कैसे यूटिलाइज कर सकते ओके। आपको सर जितने भी ये एआई टूल्स आए हैं, आपको सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग को? हैं। टू बी ट्रू, मैं अभी ज़्यादा एआई टूल्स को यूज़ किया नहीं है। गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी, कोपायलट, अभी इन्हीं को यूज़ किया है। तो चैट जीपीटी इज़ अ गुड, बहुत अच्छी प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग है उसकी। अगर आप रफ प्रॉम्प्ट भी देंगे तो बहुत अच्छा आउटपुट आपको। बट अगर हम अपना कोई प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट सिक्योरिटी पर्पज से हम कोपायलट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। भी मेरे प्रोफाइल में मेरे को इतनी ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट रही नहीं है कि मेरे को उस पर मूव करना पड़े। लेकिन हाँ, इन अ प्लानिंग, ये प्लानिंग में है कि हम जो अपकमिंग एप्लीकेशंस लेके आ रहे हैं तो उसमें हम एआई को इंटीग्रेट करें फॉर टेस्ट केस पर्पस। अभी अभी जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि एआई को यूज़ करना चाहिए स्टूडेंट्स को कोडिंग सीखने के लिए, तो कौन सा बेस्ट टूल रहेगा जिसको कोई अगर बिगिनर सीखना चाहता है, कोडिंग में एंटर करना चाहता है और जॉब भी ले जॉब के लिए सोच रहा है, नॉट ओनली लर्निंग, एक इंटरव्यू क्रैक करना चाहता है और सिर्फ एआई की हेल्प से, वो आप क्या उसको एक पाथ दोगे कि आप ये टूल यूज़ करो और किस तरीके से प्रिपरेशन करें इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहता है? आप खुद इतने सीनियर हो, आप खुद इंटरव्यूज़ लेते होंगे, तो आप क्या एडवाइस दोगे जो बिगिनर हैं, जो अभी सीख रहे हैं, जो अभी कॉलेज में हैं, फाइनल ईयर में है या स्टार्ट इस फर्स्ट ईयर में है, तो वो किस तरीके से उनको एआई की हेल्प लेनी चाहिए टू स्टार्ट देयर करियर? मेरा सजेशन रहता है कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की आपकी की कंपेटिबिलिटी किस टूल के साथ। इनिशियली जब भी आप कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो, पर्सनल सजेशन रहता है कि आप 4-5 चीज़ें ट्राई करो, और उसके बाद जिस चीज़ में आपको लगता है कि मेरी कंपेटिबिलिटी इस टूल के साथ। फिर भी आप कोई दो टूल सजेस्ट करना चाहो, दो टूल कौन से रहेंगे? मेरा है कि मेरा सिंपल है कि इसमें आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस चीज़ से कंपेटिबिलिटी आपकी ज़्यादा। ओके। आप खुद। क्योंकि एआई ने तो अभी हमारी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी भी यस। है कि, इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ यूज़ करना। अभी हम करते हैं कि लाइक मेरे पास ये चीज़ है, हमने ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, तो हम सजेशन लेते हैं चैट जीपीटी से या गूगल जेमिनी से। मेरा सजेशन रहता है कि आप एक बार अपने आप यूज़ करो कि आपको किसके रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, किस से आप ज़्यादा सीख पा रहे हो। ओके सर, जैसे मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी, आप अदर कंपनीज में 1 साल 2 साल जॉब की हुई है, बट आपकी करंट कंपनी में आपको 5 ईयर्स कंप्लीट, 5 ईयर्स अप्रोक्सीमेट एक्सपीरियंस हो गया है। सो वाई आपने अभी तक इस कंपनी में इतना लॉन्ग टाइम? हाँ, लॉन्ग टाइम स्टे करने का रीज़न ये है कि एक तो कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अगर आपको कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मिल रहा है एंड अच्छी सैलरी मिल रही है, इसके अलावा काम करने की जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, जब मैंने काम स्टार्ट किया पहले प्रोजेक्ट पे, मेरे पास फुल अथॉरिटी थी कि मैं चीज़ों को अपने हिसाब से समझ सकूँ, अपने हिसाब से डेवलप कर सकूँ। अभी जो हमें एप्लीकेशन आगे मूव करनी है, उस पे पूरा R&D के लिए मेरे को फुल सपोर्ट मिला हुआ है कि हम उस पे कैसे काम कर सकते हैं, क्या कैसे बेटर बना सकते हैं। तो ये है, और सबसे बेटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल, आपको अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, तो वहाँ पे लंबे समय टिके रहेंगे। एंड यूके की ट्रिप?
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूके की ट्रिप कैसे कैसे जाना हुआ यूके, कंपनी ने कैसे चूज़ किया? एक मैं भी मुंबई गया था, हमारा हेड ऑफिस मुंबई में है, तो काफ़ी अच्छा रहता है कि जब आप ऑफिस के एक्सपेंस से जाते हो मैं पूरे अपनी टीम के साथ। तो कैसा वो एक्सपीरियंस मुझे आपसे जानना है कि आप जब यूके गए, कितने दिन का ट्रिप था, क्या क्या वहाँ पे हुआ, और कैसे ये सब कुछ प्लान होता है, क्या पर्पस था जाने का? सिर्फ ट्रैवलिंग पर्पस था या फिर मीटिंग पर्पस भी था? थोड़ा उसके बारे तो मोस्टली में कब गए थे रिक्वायरमेंट आप? पहले थोड़ा वो स्टार्टिंग से। ये ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। मैं लास्ट ईयर नवंबर में 3 वीक्स के लिए यूके जाने का जो मेरा पर्पस था, बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। आपकी रिक्वायरमेंट अगर है किसी काम के लिए तो आपको वो ऑन साइट भेजते हैं। तो 3 वीक्स की हमारी विज़िट थी, जिसमें अ, हमारा जो ये माइग्रेशन प्रोजेक्ट जो मैंने बताया कि हमें प्लेटफॉर्म चेंज करना था, इस चीज़ के से रिलेटेड मीटिंग्स थी साइबर इंसिडेंट के उसके लिए यूके हमारा में स्पेसिफिक कहाँ? यूके में हमारा ऑफिस है बर्मिंघम वॉल्सॉल। बर्मिंघम वॉल्सॉल में हमारा ऑफिस है। तो ऑफिस का एनवायरनमेंट वहाँ पे भी बहुत अच्छा था। इवनिंग में कोई कलीग हमें साथ में अपना ड्राइव पे हमने किसी न किसी कलीग के साथ, तो मेन पर्पस था हमारा एप्लीकेशन माइग्रेशन और टीम कोलैबोरेशन। जो ओके। हमारी टीम है वो डिफरेंट डिफरेंट लोग उसमें काम करते हैं। लाइक कुछ क्लाउड के लोग हैं, कुछ इंफ्रा के लोग, तो उन सब से मिलना एक अच्छा काम रिलेशन ये। और उसके बाद बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट है कि हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं। फ्यूचर स्कोपिंग जो कोलेबोरेशंस, यस। रिलेशंस तो मेन रहता है। फेस टू फेस मिलने के बाद फेस टू फेस मिलने के बाद आपका रिलेशन और अच्छा स्ट्रांग होता है, क्योंकि जब तक आप यस। रिमोटली मिल रहे हो तो सामने वाले से सिर्फ एज अ प्रोफेशनली, लेकिन जब आप 1 to 1 मिलते हैं तो आप एक प्रोफेशनली एंड पर्सनली आपके दोनों कनेक्ट अच्छे। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। ये चीज़ें आपको बाद में काम करने के लिए भी हेल्प करती के सर, जैसे अभी मैंने पूछा था कि आपको अभी करंट कंपनी में आपको 5 इयर्स हो, आपकी इस पे क्या एडवाइस रहेगी कि जो स्टार्टिंग में, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं ना, फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं कंपनीज, 6 मंथ में, 9 मंथ में, 12 मंथ में, इवन 1.5 ईयर में। मेरा भी पर्सपेक्टिव ये है कि एटलीस्ट किसी भी कंपनी में 2 to 3 इयर्स आपको स्टे करना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ और 1 ईयर तो आपको प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग में ही लग ये हमें लगता है कि हमने सीख लिया है, हमने कवर कर लिया है, हमने प्रोजेक्ट आ गया है, और हम ज़्यादातर इनिशियल स्टेज पे लोग पैसे के लिए, हाइक के लिए फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं कि हम चेंज करेंगे, हमें हाइक में। अ, का इस पे क्या एडवाइस रहेगा जो अभी इनिशियल स्टेज में है करियर की, कि उनको कितना फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करना चाहिए, और क्या क्या फैक्टर्स, क्योंकि इस पे डिपेंड भी करता है कि आपको क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं कि आपको कब और कैसे अपनी जॉब्स। है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्किल सेट में कुछ नया ऐड कर रहे हैं तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका काम रिपीटिव हो रहा है और आप कुछ अपने स्किल सेट में नया, आई थिंक आपको वहाँ से मूव ऑन करके कुछ नया। लेकिन जब तक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नया सीखने के लिए, तो आप अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए नहीं मिल रहा तो आई थिंक आपको मूव ऑन करना चाहिए। और साथ के साथ मैटर करता है कि अगर आप का जो पे स्केल है वो आपके मार्केट, अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है तो आप वहाँ पे लंबे समय के लिए। लेकिन अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए नहीं मिल रहा, आप सिर्फ एक रिपीटिव जॉब कर रहे हैं कि आपको मॉर्निंग में आना है और आपका सेम डे टू डे रूटीन वही है, कुछ आप नया ऐड नहीं कर रहा, तो आई थिंक आपको सोचना चाहिए और नई जगह स्विच। अगर जैसे आपने बोला स्टे करना चाहिए अगर आपको नया कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और अगर आप मार्केट में रिलेवेंट हैं, तो ये लॉन्ग टाइम भी कितना, 5 साल तो आपको भी हो गए हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल, क्योंकि मन में डाउट आता है कि सेम कंपनी में हम कब तक स्टे कर सकते हैं अगर हमको सीखने भी मिल रहा है, पैसे भी, बट फिर भी क्या इंसान 10 साल भी? आपका क्या पर्सनल, आपकी क्या एडवाइस है? हाँ, अगर आपको अच्छी सैलरी मिल रही, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिल रही, अच्छा मिल रहा, आप इजीली उस ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय के लिए आपके प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि आप उस बिजनेस को अच्छे से जानते हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप रुकेंगे, आपके एक प्रोजेक्ट पे तो आप उस प्रोजेक्ट का इन एंड आउट जानते हैं, तो आपके प्रमोशन के चांस भी। और तो एक लंबे समय के लिए टिकना मैं प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आप लंबे समय तक रुकते हैं, तो आपके करियर को एक स्टेबिलिटी। हाँ, ऑन अदर साइड की अगर आप एक अच्छे एनवायरनमेंट पे काम
ये आपका वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि ये भी बहुत कंसर्न रहता है, स्पेशली इन इंडिया, कि आपका वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक रहता है, कि आप शिफ्ट आवर्स से वीकेंड्स में आपको काम करने, आपको पर्सनल स्पेस कुछ नहीं मिल रहा। तो अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको अपने स्किल सेट पे काम करके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मूव कर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी मिल रही हैं तो आप लंबे समय तक के लिए। ओके। सर जैसे आपका मैंने थ्रू आउट योर करियर देखा, आपने सर्विस बेस्ड कंपनी में भी वर्क किया है, प्रोडक्ट बेस्ड में भी वर्क किया है। अभी इसमें भी एक बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चूज़ करनी चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट करना चाहिए, या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी को टारगेट करना चाहिए। सो आप इस पे क्या एडवाइस दोगे कि दोनों कंपनी सेम है, या प्रोडक्ट बेस्ड बेटर है, या फिर सर्विस बेस्ड बेटर है, या किस में इंसान को पहले जाना चाहिए, या फिर क्या किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए? क्योंकि जब हम इंटरव्यूज़ देते हैं तो हम एक इंटरव्यूज़ के लिए एक लिस्ट बनाते हैं, टारगेट करते हैं कि ये कंपनीज़ को हम टारगेट करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड चूज़ करते हैं वो बेस्ट है। अगर आप इनिशियली किसी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको एक प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छी वहाँ पे टीम मिलती है, वो काफ़ी लंबे समय से रुके हुए एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके करियर में। बट इन अदर हैंड सर्विस बेस्ड कंपनी आपको सैलरी पैकेज अच्छा देती सर्विस बेस भी इवन अच्छा देती है, और बहुत सारी सर्विस बेस कंपनी है जो प्रोडक्ट बेस से भी अच्छा मेंटेन करती है अपना एनवायरनमेंट, लाइक डिलॉयट हो, और भी बहुत सारी कंपनीज है जिसमें ट्राई कर सकते हैं। बट ये आई थिंक मेरा पर्सनल ये है कि प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड कंपनी ये जस्ट एक टैग, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। एट द एंड तो डिपेंड ये करता है कि आप जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो आपकी टीम कैसी है, आपके कलीग कैसे हैं, आपका मैनेजर कैसा है, और आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, क्या आउटपुट दे रहे हो। है। सबसे मेन डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट पे हो। अगर आप करेक्ट। किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आप अपना 100% किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नेम ये मैटर नहीं करता कि आप प्रोडक्ट बेस पे। बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत लंबे समय से ये, हम्म। तो वो एज अ प्रोडक्ट ही काम करते हैं। तो ये आपने सही कहा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी है, हमें थोड़ा सा अपने माइंड की एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप उसका काम टाइमली डिलीवर करते रहें, तो वो सेम आपका प्रोडक्ट बेस्ड में भी लोग प्रोडक्ट बेस्ड को ज़्यादा सर। बट सर्विस बेस्ड कंपनी अगर जैसे कि डेलॉयट में या फिर मैंने एम्फेसिस में काम किया है, वहाँ पे आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छे प्रोजेक्ट्स में। ऐसा नहीं है कि आप सर्विस बेस्ड को चूज़ नहीं कर। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा फर्क पता नहीं चलेगा कि आप प्रोडक्ट बेस्ड में है सर्विस बेस्ड में है। ओके। सर अभी आपको टोटल कितना एक्सपीरियंस है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओनली? एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे को 9+ ईयर एक्सपीरियंस। 9+। सो अगर मैं पूछूं कि 9+ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूजिंग डॉट नेट टेक्नोलॉजी, आप कितना अर्न कर दे, मतलब पैकेज कितनी बेसिकली? क्योंकि वही जैसे मैंने पहले ही बोला कि डॉट नेट को आउटडेटेड, तो ये भी एक मोटिवेशन रहेगा कि इफ समवन स्टार्टिंग देयर करियर यूजिंग डॉट नेट, सो कितना जा सकते हैं वो। तो आप अभी कितना अर्न कर रहे हो? क्लियर ले नहीं, लेकिन क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे ही एक्सपीरियंस में मैं जानता हूँ कि जो मेरे से कम भी अर्न कर रहे हैं और मेरे से ज़्यादा भी अर्न कर रहे हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस रेंज पे आप 20 to 30 लाख इजीली 10 साल के मे बी बहुत मेरे नॉन है जो 30 से भी ज़्यादा, लेकिन आप अगर आप एवरेज लें तो आप 25 to 30 lakhs के आसपास के पैकेज। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका थोड़ा कम भी है इससे, और कुछ है कि जो 30 से भी ज़्यादा पे जा रहे हैं। बट आपको इजीली अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इतने अर्न कर सकते ओके। सो वही था इस इन क्वेश्चंस के पीछे मेरा पर्पस पूछने का, कि जो डाउट्स रहते हैं वो क्लियर हो जाएं कि डॉट नेट आउटडेटेड है, रिलेवेंट है या नहीं है। क्योंकि पाइथन है, रूबी ऑन रेल्स है, इतनी फास्ट फास्ट लैंग्वेजेस आ गई है, तो डॉट नेट भी अभी भी रिलेवेंट है। सो मेरा एक आप अपना अभी करियर जो आप परस्यू करोगे, डॉट नेट में ही परस्यू करने का है, या फिर आप टेक्नोलॉजी चेंज करने का भी? हैं। टेक्नोलॉजी चेंज का अभी सच कुछ प्लान नहीं है, बट हाँ कुछ स्किल सेट हमारे हैं जो हम अभी ऐड कर रहे हैं अपने टीम्स में। मैं भी और मेरे साथ जो टीम्स में काम करते हैं हम सब कलीग्स, अभी हम रिएक्ट फ्रंट एंड के लिए जो मेरे साथ कलीग्स हैं वो रिएक्ट पे भी काम करते हैं। मैंने भी रिएक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। तो फ्रंट एंड के लिए हम रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव यूज़, फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट, तो इसलिए मैं भी अपना रिएक्ट नेटिव अभी साथ में यूज़ कर रहा हूँ। बट मेरे को ज़्यादा मज़ा काम बैकएंड में काम करने पे आता है। एपीआईज पे काम करने पे मेरे को ज़्यादा
मेरा 70% फोकस रहता है कि बैकएंड पे एंड 30% रिएक्ट नेटिव एंड रिएक्ट। ओके। सर एक मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम लोग सिर्फ लैंग्वेजेस की फ्रंट एंड बैक एंड की बात करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेजेस फ्रंट एंड बैक एंड और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हम लोगों को करनी होती है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन, एपीआई को पे कलेक्शंस बना हमको बहुत सारी चीज़ें नोट भी करनी होती है फ्यूचर प्लानिंग के लिए, या फिर करंट पे जो हम फीचर डेवलप कर रहे हैं उस क्लाउड होता है, डिप्लॉयमेंट चेक करनी हो, लाइक आप एज़्योर पे चेक कर रहे हो, हम लोग एडब्ल्यूएस पे करते हैं। तो एज ए कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या क्या टेक्नोलॉजीज और क्या क्या टूल्स एम्प्लॉय को आने चाहिए, या फिर एक स्टूडेंट को या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आने चाहिए फ्रॉम हिज डे टू डे लाइफ टू बेसिकली एंड हिज डे और हिज मंथ? वो क्या टूल्स होने चाहिए, लाइक बैक एंड, फ्रंट एंड, फिर डॉक्यूमेंटेशन हो गई, फिर क्लाउड हो गई? क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज पे तो हम काम करते ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज इन चीज़ों जाता है, गुजरता है। इसके लिए मेरा है कि जितना भी आप काम करते हो आपकी चीज़ पे स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। लाइक आप जब किसी भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपार्ट फ्रॉम डेट, जैसे हमारे पास भी रहता है कि डॉक्यूमेंटेशन, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उतना अच्छा हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन उतना ही अच्छा प्रोजेक्ट कोई। तो डॉक्यूमेंटेशन को जाना चाहिए, समझना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए किस तरह के हम डॉक्यूमेंट उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, उसके साथ साथ ज़रूरी है आपका एनवायरनमेंट पता होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन किस एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय हो। तो आपको उस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी कि बहुत सारे इश्यूज हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जो सिर्फ एनवायरनमेट इशू होते हैं कि आपने एक एप्लीकेशन किसी प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय की और उसके बाद डिप्लॉय होने के बाद आपकी एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली नहीं चल रही, और जब आप अपने एनवायरनमेंट पे वो सही चल रही है। आपको एनवायरनमेंट का बेसिक आइडिया होना, आपको अभी बेसिक टेस्टिंग का अच्छा आइडिया होना चाहिए कि जो भी आप एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, आप ए टूल्स काफ़ी हेल्प करते हैं आपके टेस्ट केस बनाने में। तो जब भी आप काम कर रहे हैं तो आपको इनिशियली पता होना चाहिए कि आपने जो कोड लिखा है तो रिलेटेड आपके टेस्ट केसेस क्या होंगे। तो वो आपका इतने ही जितना अच्छा आप अपने आप यूनिट टेस्ट करेंगे उतने ही कम केसेस होंगे कि आपके पास टेस्टर से कोई बग आए। उसके बाद डिप्लॉयमेंट के लिए अभी AWS और Azure DevOps पाइपलाइन आपके पास अवेलेबल है जो इजी टू लर्न है। वो आप कभी भी लर्न कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करेंगे वो आपको आपके सीनियर्स सिखा। लेकिन हाँ आपको करेक्ट। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आप अपने आप से इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते कि अपार्ट फ्रॉम दिस कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोडिंग के अलावा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन किन सर्वर्स पे, जब हम इनिशियली थे तो हमें नहीं पता था कि हमारी ऑन प्रेम किन किन सर्वर पे एप्लीकेशन डिप्लॉय है। यस यस, भी यही हुआ था जब मैं गया अपनी जॉब में, तो फिर देखा कि कोडिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोगों को देखनी होती है, लाइक डिप्लॉयमेंट, AWS, क्लाउड। मुझे भी सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग कोडिंग के बाद क्लाउड लगता है, कि जब हम पुश करते हैं तो बैकग्राउंड में क्या होता है, कैसे गिटहब पाइपलाइन चलती है, कैसे वो ऑटोमेटिकली गिटहब AWS में लॉगिन करता है, फिर हमारा कंटेनर रन होता है, फिर उसके बाद वो स्टेटस, फिर उसके बाद वो डीबी से भी कनेक्ट करता है, पिंग आता है, फिर उसके बाद वो उसका हेल्थ स्टेटस ट्रू हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो फिर वो हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाता है। ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है क्लाउड में चीज़ें होती हुई जब दिखती है और बैकग्राउंड में आपके आर्किटेक्चर चलता रहता है, तो वो मुझे काफ़ी सही लगता है। ये सो लेकिन ये सब चीज़ कोई भी स्टूडेंट अगर सीखता है तो ये एक्सपीरियंस से ही। यस। बट मेरा सजेशन है कि अगर कोई भी स्टूडेंट आईटी में आ रहा है तो सबसे पहले उसके क्लियर होने आपको लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए। सर जैसे आपने बोला लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए, लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपको यशवंत कानेटकर की सी, लेटस सी के, बट उसके अलावा भी आप कोई प्लेटफॉर्म सजेस्ट करोगे कि जहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं डे टू डे और अपना लॉजिक बिल्डिंग को? थिंक अब नेट पे अगर आप इंटरनेट पे सिंपल गूगल सर्च करेंगे क्वेश्चंस के लिए तो आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी लाइक आपको लीड जिसमें कोड तक है, हैकर रैंक लीड है। कोड हैकर रैंक। वो तो आपका बाद में आ जाता है, उससे पहले भी आपको जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इनिशियली नॉर्मल प्रोग्राम्स बना सकते हैं जिसमें आप अगर आप अच्छे से लूप चलाना जानते हैं, अच्छे से इफ एल्स कंडीशन आपको कहाँ लगानी है, आपको एरे की स्ट्रिंग की अच्छे से नॉलेज है, तो आप अपने लूप लॉजिक लगा के एक प्रोग्राम इजीली कर बाद जब आप बेसिक प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख जाएं तो उसके बाद फिर आप ऑप्टिमाइज प्रोग्रामिंग
ओके आशीष सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप बेसिक्स क्लियर करो, बेसिक्स क्लियर करने करेक्ट। करियर में ग्रो करते सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठकर बातें कर कर। ऐसा कुछ है जो मैंने नहीं पूछा और आप मेंशन करना चाहते? हैं। आई थिंक आपने सब कुछ कवर कर ओके ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच पॉडकास्ट यहाँ तक देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दैट्स इट, बाय बाय।